May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you, sir. Mr. Gopal Krishnan Verma. जी सर. कृष्ण और कृष्ण हिंदी है या इंग्लिश? हिंदी में? हाँ, मेरा मीडियम हिंदी है इंटरव्यू में, सर. अच्छा ओके. जी. गोपाल कृष्ण है कि कृष्ण है? एक्चुअली सर वो कृष्ण ही है, वो मार्कशीट में मिस स्पेलिंग हो गया है स्टार्टिंग से, तो तब से वही चल रहा है. अच्छा वही चल रहा है. कोई बात नहीं. चलिए, सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं? जी सर. सिद्धार्थनगर का नाम सिद्धार्थनगर क्यों है? सर ये भगवान बुद्ध के बचपन के नाम पे पड़ा. कपिल वस्तु इसी जिले में आता है, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस जिले का नामकरण किया गया है. कपिल वस्तु इसी जिले में आता है? जी सर. अच्छा, इस जिले में कपिल वस्तु है तो कहाँ पे है? सर नौगढ़ के पास करीब 20 किलोमीटर दूरी पर जिला मुख्यालय से ये पड़ता है, जो कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है. ओके. तो नेपाल से भगवान बुद्ध की आपने बात कही, तो क्या संबंध था? सर भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था. सॉरी, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था. हालांकि उनकी अपब्रिंगिंग के लिए उनको कपिलवस्तु भेज दिया गया था, क्योंकि कहा गया था ऐसा कि वो साधु बन सकते हैं. तो उनके पिताजी ने सोचा कि इन्हें एक ऐसी लग्जरी लाइफ में डाला जाए कि ये उस तरफ सोच भी ना सकें. ओके. फिर नतीजा क्या हुआ? सर नतीजा फिर भी वही हुआ कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना राज्य छोड़ दिया और संन्यास ले लिया. उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए. अच्छा, आपने शुरू में तो आपका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है एकेडमिक, 72%, फिर 86%. कौन सा बोर्ड था? सर यूपी बोर्ड था. यूपी बोर्ड में तो भाई ये 12वीं में भी यूपी बोर्ड था? जी सर. 86%? जी सर. बीएससी में कम क्यों रह गए? सर इसके कई कारण हुए. पहला तो जब मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम गया तो वो अडाप्ट कर पाना मुझे मुश्किल लगा स्टार्टिंग से ही. उसके बाद फिर पढ़ाई उतनी अच्छी मेरी नहीं हो पाई, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ. इस वजह से मेरे स्कोर थोड़े ख़राब रहे. हमको याद पड़ रहा है कि पिछले बार भी आए थे आप, पिछले साल भी इंटरव्यू में आए थे क्या? जी सर. हाँ, आपको याद पड़ रहा है? मैं आप दो सर को जानता हूँ. क्या सब्जेक्ट है? दो सर को. आपका सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है सर. तो आपने बीएससी छोड़ के ये ज्योग्राफी क्यों लिया? सर जब मैंने जीएस पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ज्योग्राफी से मैं बेटर समझ सकता हूँ इस सब्जेक्ट्स को. इसके अलावा ज्योग्राफी ओवरलैप कर रहा था जीएस से, तो थोड़ा पढ़ना आसान था मेरे लिए और भी सब्जेक्ट्स. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज्योग्राफी का काफ़ी उपयोग है, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी चुना. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग है ज्योग्राफी का? सर किसी भी क्षेत्र की प्लानिंग के लिए ज्योग्राफी एक आधार प्रदान करती है. वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे और ज्योग्राफी को लिंक करके अगर पॉलिसी मेकिंग की जाए तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि रीजनल प्लानिंग के रूप में देखा जाता है इसे. पिछली बार इंटरव्यू में कितना मिला था? सर 151 मार्क्स. 151. क्या कमी रह गई थी? मैं सर नहीं जानता सच में. नहीं, कुछ आपने एसेस किया कि कहाँ कोई कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, या गलत जवाब दे दिए, या कहीं पे आपने ऐसा कर दिया कि जो आता भी था और दिमाग से निकल गई बात? मुझे लगता है सर मुझे आता था, इसलिए मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया. पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड थे और इस वजह से शायद मैंने सोचने का टाइम बहुत कम लिया होगा. मुझे यही लगता है. जवाब देने में? जी सर. आता सब था? आता सब था. एक बेसिक क्वेश्चन नहीं थे जो मुझे नहीं आ रहे थे. क्या क्या सवाल पूछे गए थे वहाँ पे? कुछ याद है? एक दो सवाल? सर मुझे सारे सवाल याद हैं. अच्छा जी, एक दो बताओ. क्वेश्चंस नॉर्थ ईस्ट पे थे मोस्टली. अच्छा. मुझसे पूछा गया कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा ट्रबल में है. हाँ. तो मैंने नागालैंड का नाम लिया था. अच्छा. क्योंकि उस टाइम नागालैंड से कई इशू चल रहे थे. हाँ हाँ. तो फिर वही क्वेश्चंस आए कि नागालैंड में क्या इशू अभी कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा ट्रबल में है? इस समय तो सर मणिपुर ऐसा दिखाई दे रहा है जो सिचुएशन चल रहे हैं. मणिपुर है. इसी सिलसिले को लेके आसाम में अभी कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? हाँ सर, आसाम में एक समझौता हुआ है वहाँ के आउटफिट्स के साथ,
हाँ हाँ। ताकि वहाँ पे कौन से शांति बनाई जा आउटफिट के सके। सॉरी सर, मुझे आउटफिट्स का नाम नहीं याद आ रहा है। याद कर लो उसको, ठीक है। ओके सर। उल्फा है, याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना फिर, जी सर। क्योंकि फिर नॉर्थ ईस्ट का सवाल पूछ लिया आएगा तो दिक्कत होगी। ओके सर। अच्छा, आपने टीम के बारे में कुछ कहा है कि आपको टीम लीडर और लीडरशिप उसमें कुछ रिकॉग्निशन मिला था यूनिवर्सिटी से, जी सर। है ना? जी सर। तो लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं? सर पहला तो टीम बिल्डिंग आनी चाहिए, क्योंकि लीडर को एक टीम लीड करना होता है। इसके अलावा विजन सेट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि टीम में ट्रस्ट बिल्ड कर सके, बेटर मोटिवेशन दे सके लोगों को, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों को जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेड से आ रहे हैं, अलग अलग रेस से हैं, उनको साथ रखने की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि एक्सेल कर सके अपने टीम को लेकर। इसके अलावा उनके बीच में अगर कुछ ग्रीवांसे जाते हैं उनका समाधान करना, उन्हें अलाइन रखना विजन के साथ, सोशल लोफिंग जैसी चीज़ों को रोकना, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो लीडर के तहत आती हैं। अच्छा, लीडर के बारे में ये कहा जाता है लीडर्स आर बॉर्न, और दूसरा ये कहा जाता है नो, लीडरशिप कैन बी एक्वायर्ड। आप मतलब समझ गए जो मैंने बोला? जी सर, एग्जैक्टली। तो इस पे क्या आपका क्या व्यू है? इसमें से दोनों बातों में से कौन सी बात सही है? सर मुझे दूसरा वाला सही लगता है कि लीडरशिप को एक्वायर किया जा सकता है। कुछ हद तक एप्टीट्यूड जन्म के साथ आता है, लेकिन एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एटसेट्रा से लीडरशिप डेवलप की जा सकती है। सर अब आपका ज्योग्राफी है। जी सर। और मणिपुर आपने बताया कि वहाँ आजकल काफ़ी समस्याग्रस्त प्रदेश है, तो जी वहाँ सर। की मूल समस्याएं क्या है? सर जितनी मेरी समझ है, मैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताना चाहूँगा पहले, कि अभी भी मणिपुर सोशली काफ़ी पीछे है रेस्ट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उसका बेटर यूज नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, वन धन विकास केंद्र जो बनाए गए हैं मणिपुर में, उनकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन वो इसमें एक्सेल नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी वाले इशूज हैं जो म्यांमार से लिंक हैं, इलीगल माइग्रेशन है, ड्रग ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी वाले मुद्दे, मेती एंड कुकी के बीच के संघर्ष, ये इस समय बहुत प्रोमिनेंट मुद्दे दिख रहे हैं। मैती और कुकी में संघर्ष क्या है? इसका स्रोत क्या है? क्यों ये संघर्ष हो रहा है? सर कुछ महीने पहले वहाँ के हाई कोर्ट ने मेती कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने का निर्देश दिया था। हालांकि उस दर्जे को लेकर मेती और कुकी समुदाय में विरोध हो गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा मानना है कि मेती समुदाय पहले से ही वहाँ के प्रशासन एटसेट्रा में काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव रखता है। हालांकि कुकी ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा पीछे हैं और उन्हें इसमें होना चाहिए। हाल ही में एक मुद्दा और सामने आया है कि कुकी और वो जो कम्युनिटी जो है उसमें से कुछ समुदायों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप उन पर जांच कीजिए क्या वो एसटी के समुदाय में आते हैं या नहीं। इसको लेकर हाल के समय में भी थोड़ा सा संघर्ष उठा है, और पिछले 2-3 दिनों में वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारने के भी हमले हुए हैं। ये जो रिजर्वेशन का इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं? कितने % होना चाहिए? किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ें हैं? सर अनुच्छेद 16 के तहत ये हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ऐसा कहा था कि ये अधिकतम 50% ही हो सकता है। हालांकि एक्सेप्शनल केस में ईडब्ल्यूएस को भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है इस बार। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सर अनुच्छेद 16 में कई सारे सब क्लाज हैं। तो जो पहला है वो ये है कि राज्य लोक नियोजन में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये तो ठीक हो इसमें उसके दूसरा ये है कि निवास के साथ संसद अगर चाहे तो कुछ भेदभाव कर सकती है कि किसी क्षेत्र में निवास को वहाँ पर रोजगार पाने का आधार बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो महिला SC, ST, OBC समूह है, इनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये कई सारे सब क्लाज में आते हैं, 16(2), 16(3), 16(4), और जो लास्ट संशोधन आया था उसके अनुसार कि EWS को लोक नियोजन में 10% का आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें सामाजिक रूप से पिछड़ा होना ठीक है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना वो है?
आर्टिकल 16 में मेन विषय क्या है उसका? आत्मा क्या बोलती है आर्टिकल 16 की कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए कि सामाजिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए? सर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ शब्द में कंफ्यूज हूँ, आर्थिक बात नहीं की गई थी उस समय। अच्छा, ये आजकल बहुत इसका मालदीव, जी सर। तो उसका क्या विषय है मालदीव का भारत के साथ? जिस मुद्दे पर संघर्ष चल रहा है उस पर विषय सर। जी सर इसका प्रमुख विषय है कि जो भारत के वहाँ पे ट्रूप्स हैं लगभग 76 या 78 लोग, जो वहाँ पे हाइड्रोग्राफी भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो इंडिया ने एयरक्राफ्ट दिया है उसकी संचालन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो मालदीव का मानना है कि भारत को इन अपने ट्रूप्स को यहाँ से बाहर ले जाने चाहिए और कथित रूप से न्यूज़पेपर्स में ऐसा कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक उन्होंने कहा है कि भारतीय ट्रूप्स को वापस लिया जाए। हालांकि भारत सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये विषय उठा क्यों वहाँ पर? पहले तो नहीं था, पहले तो उन्होंने कहा था आइए। सर ऐसा सरकार बदलने के बाद होता रहता है, कोई पार्टी किसी देश को ज़्यादा महत्व देती है और कोई पार्टी दूसरे देश को। राजनीतिक रूप से यह थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है क्योंकि वहाँ के जो अभी सरकार आई है वो इंडिया आउट कैंपेन के बेस पे एक बहुत मुख्य आधार बनाया था इलेक्शन जीतने के लिए। तो मुझे लगता है यह राजनीतिक रूप से भी प्रेरित है। लेकिन फिर हमारे देश ने कह दिया कि बाइकआउट मालदीव, तो क्या ये सही स्टेप है? क्योंकि पहले ही वो उनकी सरकार भी चाहती है कि आउट इंडिया, और हमने भी कह दिया कि हम तो आउट हो ही जाएंगे। तो आपके अनुसार क्या मालदीव को बाइकआउट करना सही है या इस पर पुनः विचार करना चाहिए? सर अभी तक जो मैंने न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स फॉलो किए हैं उसके अनुसार भारत सरकार ने मालदीव का बाइकआउट करने की बात नहीं की है। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन था जिसमें जनता ने ऐसा किया और अभी कल का ही न्यूज़ है कि हमारे विदेश मंत्री जी ने ये बात बोला कि हम मालदीव ने अपने जो विकास परियोजनाएं हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे और अपने संबंधों को बेहतर करना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार बाइकआउट करना चाह रही है। पाकिस्तान और ईरान में अभी कुछ दिन पहले कुछ बॉर्डर पर झड़प हो गई हैं या युद्ध शुरू हो गया है, क्या कारण है उसका? सर पहले तो ईरान ने कहा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी बेस्ड हैं उन्होंने वहां ईरान के बलूचिस्तान एरिया में हमला किया और 11 लोगों की मृत्यु हो गई। ईरान ने इसके रिटेलिएशन में एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने परसों इसके रिटेलिएशन में फिर से एयर स्ट्राइक किया है। तो यही संघर्ष अभी उभर कर सामने आ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, ईरान भी है, तो फिर भी आपस में ये झगड़ रहे हैं। सर मुझे लगता है मुस्लिम देश होना या किसी भी धर्म का देश होना ऐसे हम लोग को नहीं बढ़ावा देता। ये राजनीतिक रूप से भी मोटिवेटेड होते हैं या जो एनिमिटी चली आ रही है कई कारणों से उसके भी वजह से मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम देश हैं लेकिन शिया और सुन्नी को लेकर उनमें थोड़ा संघर्ष दिखता है। इस वजह से इसके वजह से भी संघर्ष कभी कभी बढ़ जाते हैं। कौन सा देश शिया है, कौन सा सुन्नी है? सर ईरान जो है वो शिया देश है और जो पाकिस्तान है वो सुन्नी देश मानता है अपने आप को। हाँ, इनके पहले भी संघर्ष हुए हैं, तो मूल कारण तो कहीं और है। सर मैं इसके इतिहास में अवेयर नहीं हूँ, मैं इसको देख लूँगा, सॉरी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? सर गोपाल कृष्ण गोखले हमारे नेता थे जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी भागीदारी किए थे और इन्होंने सॉरी मैं इनकी संस्था का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था कि देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस संस्था के जरिए आगे बढ़ावा देना। गोपाल कृष्ण गोखले ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात 1913 में किया था पार्लियामेंट में, जो मुझे उनका एक बहुत बड़ा कदम दिखता है। ये बताओ 50% आरक्षण की आप बात कर रहे थे और बाद में बता रहे थे कि बाद में EWS कैटेगरी के लिए भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग रखी, लेकिन आपने जो केस का नाम लिया था उसमें कुछ गलती की थी, क्या है केस? कौन सा केस था? आपने कहा मेनका गांधी शायद है।
हाँ, जो 50% वाला था। हाँ, तो मेनका गांधी था या कुछ और था? शायद सर मैं उन्हीं कुछ, की ही फैमिली से रिलेटेड कोई नाम? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। इंदिरा साहनी? हाँ, थैंक यू सर, इंदिरा साहनी केस। ओके। ओके तो सर। 50% रिजर्वेशन की जो सीलिंग रखी थी वो किसके लिए 50% सीलिंग? रिजर्वेशन टू होम? सर इसमें SC ST OBC इन तीनों SC को ST OBC उन्होंने के कहा था लिए कि रखी थी। किसी भी, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा हुआ जिसमें कि ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कर दिया गया? सर 103वां 103 103वां, बिल्कुल सही है। अब उसमें किस किस आर्टिकल में संशोधन किए गए और क्या संशोधन किए गए उस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? सर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। बहुत अच्छा। क्या थे वो संशोधन? जो आर्टिकल 15 में किया गया उसमें ये कहा गया कि 15 क्लास 6 शायद जोड़ा गया है, जहां तक मैं याद कर पा बिल्कुल रहा ठीक हूँ। कह रहे हैं, हाँ बोलिए। 15(6) और 16(6) बोलिए। जी, हाँ। उसमें मतलब ये कहा गया 15 में कि जो EWS है कैटेगरी, उसके परिप्रेक्ष्य में राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, जिसमें ये कहा गया था कि जैसे कि आर्टिकल 15 बोलता है कि राज्य सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के बहुत आधार पर अच्छा, भेदभाव लेकिन नहीं उनको करेगा। एक्सक्लूड जी, करते उनको हुए एक्सेप्शन जिनको कर के दिया। ऑलरेडी रिजर्वेशन दिया हुआ है। जी सर। मतलब SC ST और OBC अगर जी इकोनॉमिकली वीकर होगा तो उसको इस सेक्शन में वो नहीं मिलेगी, अपने ही कैटेगरी में मिलेगी। जी सर। ओके गुड। अच्छा, जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्या है? GSLV F14? GSLV F14 सर ये GSLV का वेरिएंट है एक। अच्छा, GSLV होता क्या है? सर मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं इसको देख लूँगा। मुझे फुल फॉर्म नहीं जियो पता है। सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। थैंक यू सर। अब मैं देख जियो लूँगा। सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या अंतर होता है? सर जियो स्टेशनरी एक ऑर्बिट होता है जो कि जब उसमें किसी उपग्रह को छोड़ दिया जाता है तो अर्थ की जो रोटेशन है उस रोटेशन की स्पीड को फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट एक ही जगह पे रुका हुआ दिखाई देता है। और जियो स्टेशनरी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ट्रांजिशनल ऑर्बिट माना जाता है कि उससे एक 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 कक्ष से दूसरे कक्ष में जाना पॉसिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन करना पॉसिबल बनाता है एक दो कक्षाओं में, जो कि जियो स्टेशनरी में भी जा सकता है और दूसरे कक्षाओं में भी ऑर्बिट में जा सकता है वो लॉन्चिंग करते समय। अच्छा, रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, व्हेन डू वी ऑब्जर्व मैथमेटिक्स डे? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? सॉरी सर मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं देख लूँगा। किससे रिलेटेड है वैसे? वो किसी की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है? जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ डॉक्टर रामानुजन जी के डेट से। रामानुजम जी से रिलेटेड है, बिल्कुल। हाँ, और रामानुजम स्क्वायर क्या होता है? सॉरी सर मुझे सच में नहीं पता है, मैं देख लूँगा इसे। रामानुजम नंबर 1729 जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। 1729। अच्छा, ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने तो कहा कि दिस इज़ ए वेरी बोरिंग नंबर, और रामानुजम जी ने कहा दिस इज़ ए वेरी स्पेशल नंबर, जो भी अभी आपने साइट किया। जी। तो उन्होंने क्यों बोरिंग कहा और उन्होंने क्यों स्पेशल कहा उस नंबर को? कभी कभी हम उसे हार्डी रामानुजम नंबर भी कहते हैं, रामानुजम नंबर भी कहते हैं, कभी कभी हार्डी रामानुजम नंबर भी कहते हैं। तो एक ने तो कहा बोरिंग है, एक ने कहा स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है इस नंबर से जो आपने बताया? सर मुझे इसके डिबेट के बारे में सच में नहीं पता। ओके, मैं इसको पढ़ लूँगा। वैसे 22 दिसंबर 1887 उनकी डेट ऑफ बर्थ है रामानुजम की, और 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है जी सर। अच्छा, अब ये बताओ, ये चाइना की पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या पॉपुलेशन पॉलिसी रही चाइना में? कभी रोक लगाई गई कि 1 चाइल्ड पॉलिसी रहेगी, फिर कहा कि 2 चाइल्ड पॉलिसी रहेगी, फिर कहा 3 चिल्ड्रन पॉलिसी। जी सर। कब बता सकते हैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया कब कब क्या हुआ? सर 1970s में पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। 80s होगा शायद, देख लेना है। ठीक है सर। एनीवे, हाँ, जी। फिर उसके बाद 2000 के दशक में इसमें ऐसा कहा गया, कुछ वर्गों को छूट दी गई थी कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी का
अपनाएंगे, सबको नहीं दिया गया था। 16 होगा अराउंड। हाँ, फिर क्या हुआ? और 2010 के दशक में इन्होंने अगला चरण लेके आया कि अब हम छोड़ दे रहे हैं और बच्चे पैदा करने की। ये हाल में हुआ है जी। ना, थ्री का जो ये किया है। अब ये बताओ कि डिप हो रहा है चाइना की पॉपुलेशन में, और अब मोस्ट पॉपुलस हमारा कंट्री हो गया है। जी सर। तो चाइना की पॉपुलेशन में जो 2 साल से डिप हो रहा है और अब जी हम सर। नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, तो ये जो चाइना की पॉपुलेशन है ये ग्लोबल कंसर्न है। चाइना का कंसर्न तो है ही, तो जी। एक तो आप बताएंगे कि चाइना का कंसर्न कैसे है और कैसे ये ग्लोबल कंसर्न है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी सर, पहला चाइना का right. कंसर्न कैसे है, दूसरा ये ग्लोबल कंसर्न कैसे है। जी, चाइना का अपने ही लिए कैसे कंसर्न है और ग्लोबल कंसर्न कैसे है कि वहाँ की डिप हो रही है पॉपुलेशन। सर पहले मैं चाइना का कंसर्न बताना जी, चाहूँगा। जी। चाइना में जब पॉपुलेशन ओल्ड एज में जाएगी तो चाइना का सोशल सिक्योरिटी पर खर्च ज़्यादा पड़ेगा, जिससे एक्सचेकर पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो इसका प्रभाव है वो ये है कि वर्क फोर्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं या और सेक्टर्स हैं वेल कम हो रही है। जी सर। Anyway, हाँ, go ahead। और जो तीसरा एक फैक्टर दिखता है कि जब पॉपुलेशन कम होती है तो मैंने जो ज्योग्राफी में पढ़ता है, कहते हैं प्रजातीय विनाश की अवस्था में जाता है, जो कि चाइना में नहीं दिखता, हालांकि ऐसा लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है। एक प्रभाव मुझे और चाइना में दिखता है जनसंख्या को लेके कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जब बढ़ेगा। बहुत अच्छा। हाँ, अब वो बताइए कि अब ग्लोबल कंसर्न कैसे है। ये चाइना का कंसर्न हो गया, बिल्कुल ठीक आपने बताया। अब ग्लोबल कंसर्न पे आ जाइए। सर ग्लोबल कंसर्न मैं बहुत ज़्यादा नहीं अवेयर हूँ, हालांकि कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ड्राइव करती है। अगर चाइना की इकोनॉमी फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी सेकंड है, लार्जेस्ट है। और अगर चाइना की इकोनॉमी डिप करेगी, जो कि इस समय कंजम्पशन के कम होने। टोटल ये गुड्स का कितना इंपोर्ट करता है टोटल इकोनॉमी का? सॉरी सर मैं अवेयर वो नहीं भी हूँ। एक फैक्टर हो गया है ना। जी सर। उसको इफेक्ट करेगा तो और कंट्रीज पे भी फर्क उसका पड़ेगा। एनीवे, एक क्वेश्चन और। जी सर। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं और कहाँ कहाँ इंस्टॉल्ड हैं? सॉरी सर मैं अवेयर नहीं हूँ एग्जैक्टली, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताना हाँ, चाहूँगा। बताइए। एक IITM पुणे में इंस्टॉल्ड है। बिल्कुल ठीक है, इसे क्या नाम है उसका? परम सुपर कंप्यूटर शायद उसका नाम है। प्रत्युष। प्रत्युष जी। और एक आपके स्टेट में? एक सर शिवाय कंप्यूटर है, शायद BHU में इंस्टॉल्ड है। मेहर नोएडा में। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। गोपाल कृष्ण, आप ने ये अपने इसमें लिखा है डैफ में कि आपके पिताजी का प्रोफेशन लेबर है। जी सर। आप लेबर, किस तरह के लेबर है वो, क्या करते हैं? सर कैजुअल लेबर हैं, कोई भी काम मतलब कर लेते हैं। पहले तो अपनी कुछ खेती है जिसमें वो काम करते हैं, उसके बाद जो समय बचता है तो उसके लिए बाहर वर्क करके अपना इनकम अर्न करते हैं। किस तरह का काम वो करते हैं? स्पेशली खेती से ही लगभग जुड़ा हुआ होता है। जी। खेती से। तो उनकी कितनी दहाड़ी कितनी है, डेली वेज कितना उनका? 300 to 400। 3 से 4। और क्या उनका काम होता है खेती में? कोई भी काम जो खेत से जुड़ा हुआ हो, खाद डालना, बीज डालना तो आपके और कुछ कितने देखना। खेत हैं? लगभग 1 एकड़ के आसपास। तो 1 एकड़ में आपको लगता है कि 1 एकड़ के बाद क्योंकि उत्पादन उतनी नहीं होगी तभी वो उसको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत उनको पड़ती होगी? जी सर। क्यों ये है? ये आप तो ज्योग्राफी के ये हैं और इतना फर्टाइल आपका एरिया है वहाँ जी पे, सर। क्यों खेती में ये उत्पादन उतना नहीं है, क्या कारण है? सर इसके कई कारण हैं। एक तो जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन वहाँ को सपोर्ट करता है जिस एग्रीकल्चर को, उस एग्रीकल्चर के लिए उतना बेटर हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है, और किसान उतना अवेयर नहीं है कि हमें खेती कौन सी की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हार्टिकल्चर किया जाता है, सब्जी की खेती की जाती है, तो उसमें पूरे वर्ष अर्न करने के चांसेज हैं और उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन मार्केट ना होने से, सब्जियां खराब होने से उसको लोग करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा जानवरों के हमले सब्जियों को बहुत ख़राब करते हैं, तो इसकी वजह से स्पेशली धान की खेती की जाती है और गेहूं की। धान की खेती यहाँ पे काला नमक चावल काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग है, पूरी दुनिया में डिमांड है, लेकिन उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसका जो डंठल है जिसको पराली बोलते हैं वो 5 फीट तक बढ़ जाता है। जरा सी भी हवा चलती है तो वो पूरा खेत में लेट जाता है। आपको तो मालूम है और आप की सब्जी की खेती होनी चाहिए, यही है ना?
या फूलों की भी खेती हो सकती है, जी सर। जहाँ पे सब्जी हो सकती है वहाँ फूलों की भी सब्जी हो सकती है। जी सर। तो ये चीज़ क्यों नहीं लोगों फार्मर्स तक पहुँचता है? आपकी फैमिली में क्यों नहीं पहुँचा? आपको तो मालूम है। सर एक चीज़ और भी इसमें है कि पहुंचता है, लेकिन उसके जो हर्डल्स हैं वो टैकल कर पाना आसान नहीं जैसे होता क्या है hurdle? एक सामान्य किसान के लिए। फॉर एग्जांपल मशीनीकरण बिल्कुल नहीं हो पाएगा आसानी से छोटे खेतों में। इस पे लेबर कास्ट ज़्यादा बढ़ जाती है और लेबर मिलना आसान नहीं है क्योंकि मनरेगा से कंपटीशन हो जाता है। इसकी वजह से एक हर्डल बन जाता है कि सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, और फिर मार्केट लिंकेज ना होना, उसके प्रिजर्वेशन या उसके रखने के स्थान ना होना। ये बहुत ही आप जो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, आप तो उससे जुड़े हुए हैं। जी आपको सर। तो और भी फर्स्ट हैंड नॉलेज होना चाहिए कि लेबर मार्केट ये वो मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह। जी ये सर। सब तो बहुत, ये क्या प्रॉब्लम है? 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ कोई कम नहीं होता है। 1 एकड़ में उत्पादन जैसी होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे धान होती है। जी सर। धान के लिए उस तरह का आप एग्रो क्लाइमेटिक टाइम जो ये है फैक्टर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये तो चीज़ें बहुत आप किताब से पढ़ के बोल रहे हैं। सॉरी सर। आपसे तो उम्मीद है कि क्योंकि आप उस परिवार से हैं जहाँ पे एक स्मॉल फार्मर है और साथ में उनको लेबर, क्यों आपको लगता नहीं है? हाँ सर, मुझे जानना चाहिए, पर मेरी जो रुचि रही है खेती में कभी नहीं रही है। क्योंकि अपना व्यक्तिगत अगर जैसे आप जानना चाहते हैं, क्या ये भी कारण है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग युवा लोग हैं, वो खेती की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये बहुत बड़ा कारण क्यों? है। क्या है? क्योंकि उस खेती से जो हमने एक्सपीरियंस किया है उससे अपनी लिवलीहुड भी पूरे साल नहीं मिलती। वो घटते हुए मतलब लाभ की समस्या से पीड़ित है। उनमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, फिर हमें अलग से लेके लगाना पड़ता है। लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सरकार पाते। के तो बहुत एकदम सही है, लेकिन सरकार के तो बहुत से स्कीम्स हैं, बहुत हर तरह की सब्सिडीज वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करें, जैसे पोली फार्मिंग वगैरह की बात आजकल होती है, खूब उसमें प्रोडक्शन होता है, तो वो सब में खूब है, 60% सब्सिडी है। मालूम है आपको? नहीं सर, मुझे पॉली फार्मिंग की बिल्कुल नहीं मालूम है। जो पोली हाउस बना के उसके अंदर में फार्मिंग होती है जी सर। कि क्लाइमेट के प्रभाव को रोका जाए, और ये जी उस सर। तरह से एक सर अवेयरनेस एंड ग्राउंड लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करने का एक गंभीर गैप दिखाई देता है। अच्छा। जैसे कि किसान सुविधा केंद्र जो बनाए गए हैं, उनका काम ही वो गवर्नमेंट स्कीम्स को वहां तक पहुंचाएं। तो पहुंचाती है वो पहुंचाते हैं, बट उस लेवल का तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल जो पॉली हाउस बनाना है, उसके जो छोटे मशीन्स लगने हैं, उसमें सिंचाई के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगने हैं, वो सब अवेलेबल नहीं हो पाते, और अवेलेबल भी होते हैं तो बहुत कम होते हैं, जिससे कि छोटे छोटे खेत बहुत ज़्यादा होने की वजह से सबको समय पर मिल नहीं पाता, इसलिए लोग उससे जुड़ने की कोशिश जल्दी नहीं करते। अच्छा, ये स्काउट्स एंड गाइड्स में आप थे? जी सर। ये कहाँ भारत में कब आया? सर 1907 में आया था। 7 में? जी। बिल्कुल सही मालूम है आपको? 7? जी सर। 7 या 9? सर 7 में आ गया था, 9 में प्रॉपर शुरुआत हुई थी। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। कहाँ से आया था ये? सर ब्रिटेन से आया था। और कौन है इसके शुरुआत करने वाले, कौन थे? सर बेडन पावल जी हैं। बेडन पावल जी। जी। तो क्या करता क्या है स्काउट्स एंड गाइड्स? सर स्काउट्स एंड गाइड्स स्पेशली एक मूवमेंट है जो सिटीजन बिल्डिंग पे काम करता है, जिसका उद्देश्य है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो राष्ट्र के समग्र विकास में भागीदारी कर सके, और इसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज को अपनाता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ को कैसे बेटर करना है, अपने लोकेलिटी को कैसे समझना है, अपने कल्चर को कैसे समझना है, अपने सरकार को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 2 इंडिया में भी और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलते जुलते जो कुछ कुछ ऐसे कर रहे हैं। कौन से सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? सर एक एनसीसी है और एक एनएसएस है। तो क्या अंतर है एनसीसी और एनएसएस में? सर जो एनसीसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत लाया गया है, और उसका जो मोटो है वो ये है कि युवाओं को डिफेंस सेक्टर में तैयार करना। सिटीजन बिल्डिंग इसका भी काम है, लेकिन इसका ज़्यादा फोकस होता है कि युवाओं को डिफेंस सेक्टर के लिए प्रिपेयर करना। एनएसएस का जो मतलब प्रोसेस है वो ये है कि हम लीडरशिप बिल्डिंग करेंगे, इसमें सोशल कंसर्न होगा, एम्पैथी होगी, लोगों को सोसाइटी के इशूज से जोड़ा जा सकेगा, और फिर ये लोग भागीदारी कर सकेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके सर। हाँ बेटा,
गोपाल, तो अब आपको एक तो सबसे पहली हमारी सलाह ये है कि लास्ट ईयर के इंटरव्यू में जैसे आपने बताया मार्क्स बहुत अच्छे तो नहीं थे, हाँ सर। बहुत ख़राब भी नहीं थे कि बिल्कुल ही चौपट हो गया हो, ऐसा भी नहीं था। जो सर मेरा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने के बाद, मुझे लगता है बहुत ख़राब मार्क्स मिले। इंटरव्यू आपके हिसाब से ठीक हुआ था? हाँ। आज से कैसा? आज से बेटर, भले ही मॉक इंटरव्यू हो, बात दूसरी आज से थोड़ा बेटर बोल सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बहुत अच्छे जवाब नहीं दे पाया। अच्छा, उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि मार्क्स कम मिले? फिर ये तो थोड़ा विचार करो। सर मैंने विचार किया और मुझे पूरा विचार करने के बाद एक चीज़ लगा कि जो पूरा इंटरव्यू चला था उसके सारे क्वेश्चंस मेरे प्रेडिक्टेड थे। मैंने मतलब उसके सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे बनाए थे कि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके सारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेड थे, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के छोड़कर। तो मुझे लग रहा है कभी कभी कि शायद जब इंटरव्यू चल रहा था तो प्रेशर में या कहीं और जगहों पे हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस दिखा हो, या मैंने ज़्यादा सोचा ना हो कि ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं प्रिपेयर हूँ। तो मुझे लगता है वो जो पर्सनालिटी का और बेटर मैं एक्सपोजर दे सकता था वो मैं नहीं दे पाया होऊंगा। मुझे मेन कारण यही लगता है अपना। इसके अलावा मैंने लास्ट बार भी आपको इंटरव्यू दिया था, आपने मुझे 72% प्लस मार्क्स दिए थे। ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं हुआ था, 8 इंटरव्यूज़ में हुए थे लगातार, कि किसी एक ने नहीं मुझे बोला कि आपका 70% प्लस है, 8 इंटरव्यू में बोला गया था। तो मुझे वही एक कमी लगती है। और आप मुझे नंबर मत बताइएगा कि आप कितना दे रहे हैं प्लीज़। नहीं, नंबर तो हम आप जितने भी फीडबैक हैं, तो जब आप इंसिस्ट करते तभी हम नहीं वो जी सर। हाँ, बताएंगे भी नहीं और कर भी नहीं रहे हैं हम लोग इस किसी बारे में। सर्विस में सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं सर, 9 मार्क्स से, डेफिनेटली वो 150 से ऊपर इतना तो है ही। 9 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। अच्छा, तो सब्जेक्ट में भी कम नंबर आए? सब्जेक्ट में ठीक नंबर थे मेरे, सिलेक्शन जितने में हो जाता है उतना नंबर था मेरा। 763 नंबर मेंस में था। कितना अटेम्प्ट है अभी? अभी मेरे पास 3 अटेम्प्ट्स बचे हैं। आपने 6 दे रखा है। हाँ, बट मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं आगे अटेम्प्ट दूंगा अब। कुछ सर्विस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं? मैं विजन IAS में एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो भगवान ने चाहा तो हो जाएगा इस बार आपका। कोई ऐसी समस्या की बात नहीं नज़र आ रही है। इंटरव्यू में तो आपकी तैयारी ठीक है, बट थोड़ा सा जो आप खुद भी कह रहे हो शायद ऐसा हो गया होगा, तो एक तो सोच के समझ के अच्छे से, मतलब यू कैन पोज फॉर अ मिनट। जी सर। मतलब 10, 5, 15 सेकेंड। जरूरी नहीं है जो सवाल पूछा गया इमीडिएटली आप उसको फटाफट जवाब देना है। जी सर, इस बार सर मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिखा भी हो। तो थोड़ा सेकंड्स ले सकते हैं। जी सर। हाँ, तो थोड़ा सोच के जवाब देने में अच्छा रहेगा। दूसरा, ये जो सवाल पूछे, जैसे वो मणिपुर वाला सवाल साहब ने पूछा था आपसे। जी सर। तो मणिपुर पे साहब ने पूछा था ये क्यों है समस्या। जी सर। तो आपने मेन प्रॉब्लम बताने की बजाय सब्सिडियरी में आ गए। जी सर। आपने बताया कि मैं ये बताना चाहूँगा, वो नहीं बताना है। आपसे जो सवाल ठीक है पूछा सर। जा रहा है वो जवाब दो। ओके सर। आपको सीधा जैसे पूछा गया था कि भाई क्यों है समस्या, तो आपने जो बाद में बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये मैतेईज और कुकीज़ के बीच वो में, बहुत बाद में बताया आपने जाके। वो सबसे पहले आपको बताना चाहिए। बाकी ऐड करना है कर दो, बट ज़रूरत नहीं है। जी सर। ये मैं एक इनका जो हमने देखा कि ये पहले ये सोच, इनको आंसर मालूम है, सब कुछ मालूम है, इनको भी मालूम है ये कहाँ से शुरू हुआ था मणिपुर का प्रॉब्लम, लेकिन इनको लगा कि पता नहीं मैं बोलूँगा तो कहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं हो जाए, तो ये उसी उधेड़बुन में अंदर में लग रहे थे। सर ने शायद मणिपुर में क्या समस्या है ऐसा पूछा था, तो मैंने कई सारी समस्याएं बता दी। पहले सोशल समस्याएं वो भी बताया। नहीं, आपने जो मेन झगड़े का कारण बाद में पूछा था। बताया। झगड़े का कारण था। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। वो पहले होना चाहिए था, आगे पीछे My first पीछे point आगे should be वाला first वही point। बात है। ठीक है सर। एक जो चीज मैंने देखा वो ये कि आपके पास सब नॉलेज बेस परफेक्ट है, लेकिन एक चीज होता है कि मान लीजिए नॉलेज आपको उसके बारे में नहीं मालूम है, या हल्का से बहुत पहले पढ़े थे, आपको उसको रिकॉल करना है, तो वहाँ पर आपका कैलिबर ये होगा। क्योंकि सिविल सर्विस में क्या होता है कि बहुत से ऑन योर फीट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जी सर। ठीक है ना, बहुत ही इनकम्प्लीट नॉलेज भी होता है, उसमें भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये वाला चीज़ आप एकदम बिल्कुल परफेक्ट मान के चलिए, परफेक्ट सवाल हमने गेस किया, परफेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर मैं बताऊंगा, वो नहीं।
कुछ ऐसे इम्परफेक्ट वाले एरिया को भी आप उस पर ध्यान दीजिए कि नहीं होगा तो वो कैपेबिलिटी मेरी ऐसी होनी चाहिए कि मैं सवाल पूछ सकूं, मैं जवाब दे सकूं। ठीक है ऐसा कोई अटपटा सवाल भी अगर आ जाता है, टोटली कंट्रोवर्शियल सवाल आ जाता है, तो किस तरह से, तो वो एक आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए। केवल सब कुछ जान के दें वैसा नहीं कि हर नेट्स में हर एक एकदम एक एक बॉल आप खेले हुए हैं, जैसा वो करने वाला है वैसा जरूरी नहीं है। जी सर, इसीलिए इस बार मैंने अपना जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी है वो नॉर्मल किया है कि इतना रिफाइन नहीं करते हैं कि चीज़ों को पहले से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रेडी कर लेते हैं, वहाँ पे सोचने के लिए रखते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर करके बोलेंगे तो वो ज़्यादा दिखाई देगा अच्छा पर्सनालिटी। अच्छा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन वो सोचा नहीं, सोच है, सोच वर्ड होता है, सोच नहीं होता है। ठीक है सर। उसको अगर कैसे करेक्ट कर सकते हो तो बड़ा अच्छा है। बाकी वैसे बाकी जगह कोई हिंदी में कोई दिक्कत ठीक है सर, क्योंकि आप यूपी से आए हैं, यूपी और मध्य प्रदेश वाले लोग से लोगों के एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत अच्छी हिंदी बोलेंगे। ठीक है नहीं, सर। आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बस एक ही वर्ड ये बार बार आप इसको सोचा बोलते हैं, सोचा नहीं सोचा, सोच। ठीक है सर, सोच नहीं। ठीक सर, मैं ध्यान दूंगा इस पर। बड़ा अच्छा। खेती के बारे में थोड़ा सा जैसे साहब ने पूछ लिया ना, अगर कोई पूछ ही बैठेगा तो एक तो क्योंकि लेबर आपने लिखा हुआ है तो लेबर लॉज और वो थोड़ा सा उसका भी जानकारी कर लीजिए। ठीक है कब है इंटरव्यू? सर 1 फरवरी को है। 1 फरवरी आगे आए तो 1 फरवरी को तो उस दिन बजट भी, लेकिन तब तक मेरा 4 नून में है, तब तक मैं बाहर निकल चुका हूँ। कोई बात नहीं, वो तो कम से कम इकोनॉमिक सर्वे वाला जो होता है, थोड़ा पहले जो समरी आ जाता है पहले वाला तो आएगा, वो देख लीजिएगा। दूसरा ये जो एग्रीकल्चर वाला है इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर। मतलब कोई ये नहीं मानेगा और ये कहिएगा मत कि मेरी रुचि नहीं थी और मैंने कुछ नहीं किया, तो लोग ये सोचेंगे पिताजी लेबरर है और ये पिताजी को मदद भी नहीं करता है वहाँ पे। जी That सर। will go against you। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। भगवान करेंगे इस बार जरूर होगा आपका एंड। जरूर बिल्कुल सर, उम्मीद तो कॉन्फिडेंस यही के है। साथ जाइए एंड हाँ बस एकदम नमस्ते अच्छा सर। होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।